हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आपका सोशल साइंस टीचर अली सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड्स गुरु में। आज आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है जल संसाधन। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप क्लास 10th में हैं और बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यह ज्योग्राफी के पहले चैप्टर से संबंधित है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे एग्जाम में कई बार पूछा भी है। हम जितने भी बात बताएंगे आप बस ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो उसमें जरूर नोट डाउन करें। हम जानेंगे जल संसाधन के बारे में और हम इसमें यह भी जानेंगे कि आखिर हमारा जो जल संसाधन है उसका स्रोत का क्या है, यानी कि पृथ्वी पर जो जल हमें दिखाई देता है जिसका उपयोग हम करते हैं, कुछ ऐसे भी जल हैं जिसका यूज हम नहीं करते हैं, आखिर वो कहाँ से आता है। हम ये भी जानेंगे कि हमारे पृथ्वी पर जितना भी जल है उस जल का हम लोग कितना यूज करते हैं। अक्सर एक क्वेश्चन ऐसा एराइज होता है कि जल एक दिन ऐसा भी आएगा कि समाप्त हो जाएगा। आखिर क्या कारण है कि जल संकट आ सकती है। आज हम उन सभी बातों पर भी विचार करने वाले हैं। हम जानेंगे जल संसाधन के बारे में कि आखिर जल संसाधन क्या है। सबसे पहला हम बात बता दें कि जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिसे मानव ने तो नहीं बनाया, जो प्रकृति द्वारा स्वतः इस पृथ्वी पर विद्यमान है। याद रखें, पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण इस पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश भाग पर जल ही है। हम कह सकते हैं कि ये जो पृथ्वी है इस पृथ्वी पर तीन चौथाई भाग पर केवल जल है, यानी कि 4 में लगभग 3 हिस्सा जल का है। और हम यह भी बात बता दें एडजेक्ट कि पृथ्वी पर जो जल है वह पृथ्वी पर जल बताएं, पृथ्वी पर कुल भौगोलिक क्षेत्र का 71% केवल जल मौजूद है। मात्र 29% ऐसा भाग है जिस पर भूमि है और जिस पर मानव निवास करता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता भी है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है, तो आपको आंसर में लगाना होगा 71% जल है। और जल की अधिकता के कारण ही इस पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। हम ये भी बता देते हैं कि पृथ्वी पर स्थल की कितना प्रतिशत है, तो पृथ्वी पर मात्र 29%, कुल पृथ्वी का 29% स्थल है, जहां पर जीव जंतु मानव पेड़ पौधे वनस्पति सारे मौजूद होते हैं। मानव अपनी विकास की क्रियाएं सभी का सभी पृथ्वी पर ही करते हैं। आइए हम जानेंगे जल संसाधन किसे कहते हैं। जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग पर जल है, लेकिन अधिकांश जल लवणीय है। लवणीय कहने का अर्थ यह है कि जिसका इस्तेमाल मानव नहीं कर सकते हैं। मानव उस जल का इस्तेमाल नहीं करते हैं जिसमें नमक की मात्रा अधिक होती है, अर्थात समुद्री जल के बारे में खासकर हम आपको बात करेंगे। फिलहाल हम ये भी बात बताते चले यहाँ पर कि जल का अधिकांश भाग मानव इस्तेमाल नहीं करता है। पृथ्वी पर अधिकांश जल होने के बाद भी मानव के पास जल संकट बन रहा है। हम जानेंगे, पहले बात कर लेते हैं कि जल संसाधन का स्रोत क्या है। इस पृथ्वी पर जल कहां कहां से प्राप्त किए जाते हैं। आइए हम टू द पॉइंट बात करेंगे कि आखिर पृथ्वी पर जल कहां कहां से प्राप्त होते हैं। पृथ्वी पर जल के स्रोत को लिखे। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन बना हुआ है कि पृथ्वी पर जल के स्रोत को लिखे। कौन कौन से स्रोत है उसको जानेंगे। पृथ्वी पर विभिन्न रूपों में जल के स्रोत। पहला भूपृष्ठीय जल। यानी कि भूमि के ऊपर, भूमि के सतह पर जो जल होगा हम उसे कहेंगे भूपृष्ठीय जल। यानी कि हम कहेंगे, मान लेते हैं कि ये भूमि हो गया और भूमि के जो सतह के पास में जो जल होगा उसे हम क्या कहेंगे, भूपृष्ठीय जल। उम्मीद है बात समझ में आ जाएगा। यानी कि भूमि के सतह पर पाए जाने वाले जल को भूपृष्ठीय जल हम कहेंगे। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर ये भूमि है,
भूमि के आस किनारे पर, यहाँ पे भूमि की सतह पर ये जल मौजूद है, हम इसे कहेंगे भूपृष्ठीय जल। यहाँ पर पहाड़ों के बीच में यहाँ भूमि है, उस पर जो जल दिख रहा है उसे भूपृष्ठीय जल भी कह सकते हैं। हम यह भी जानेंगे दूसरा पॉइंट कि भूमि पर कहां कहां से और जल प्राप्त किए जा सकते हैं। दूसरा है भूमिगत जल, जो भूमि के अंदर मौजूद होता है, यानी कि भूमि के अंदर पाए जाने वाले जल को भूमिगत जल कहते हैं, जिसे हम भूमि के अंदर खोद करके जल को प्राप्त करते हैं। यानी कि भूमि पर, पृथ्वी पर जल के पहला स्रोत हम लोगों ने क्या जाना, भूपृष्ठीय जल भूमि के ऊपर, दूसरा भूमिगत जल भूमि के अंदर, तीसरा हमने जल का स्रोत जाना, तीसरा जल का स्रोत क्या हो सकता है, तो वायुमंडलीय जल, यानी कि वैसा जल जो वायुमंडल में मौजूद होता है, यानी कि जिसे हम वर्षा के रूप में नीचे प्राप्त करते हैं। वायुमंडल में जो जल मौजूद होते हैं हम उसे वायुमंडलीय जल कहेंगे। समय समय पर वायुमंडलीय जल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर प्राप्त किए जाते हैं। चौथा है जो जल के स्रोत हैं, महासागरीय जल, यानी कि महासागरों में जो जल प्राप्त होते हैं, महासागरों में जो जल मौजूद होते हैं उसे महासागरीय जल कहेंगे। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, बड़े बड़े तूफानों चक्रवात के माध्यम से आपको दिख रहा होगा ना, सागर में जो जल मौजूद होगा उसे महासागरीय जल। सबसे अधिक जल इसी महासागर में मौजूद है। ठीक है, हम आगे धीरे धीरे जानेंगे कि आखिर और कौन कौन से बात है, हम इसमें जानेंगे। इसमें क्या क्या जान ली, पहले बात जान लीजिए कि जल संसाधन क्या है और जल संसाधन के स्रोत। उम्मीद है बात समझ में आया होगा। तो हम जानेंगे कि भूपृष्ठीय जल क्या है, भूमिगत जल क्या है, वायुमंडलीय जल क्या है और महासागरीय जल क्या है। सबसे पहला बात कि हमारे यहाँ जीवन में भूपृष्ठीय जल और भूमिगत जल का प्रमुख उपयोग है। याद रखिए, अभी जस्ट हम लोगों ने जाना है कि हमारे जीवन में भूपृष्ठीय जल और भूमिगत जल का बहुत ही ज्यादा उपयोग है। यानी कि भूपृष्ठीय जल किसको कहेंगे, तो पृथ्वी के जो सतह पर जल पाया जाएगा उसे भूपृष्ठीय जल कहेंगे। और पृथ्वी के अंदर, यानी कि भूमि के जो अंदर जल पाया जाएगा, भूमि के अंदर जो जल पाया जाएगा उसे हम भूमिगत जल कहेंगे। और इन दोनों जलों का उपयोग हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा है। हम जानेंगे अभी एक नंबर में क्या जाने थे, जल के स्रोत में भूपृष्ठीय जल के बारे में कि आखिर भूपृष्ठीय जल क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भूमि के सतह पर पाए जाने वाले जल को भूपृष्ठीय जल कहते हैं। भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले जल को भूपृष्ठीय जल या धरातलीय जल कहते हैं। यह मुख्य रूप से नदी, समुद्र, झील, तालाब, सागर या महासागर में पाए जाते हैं। यानी कि सागर, महासागर, नदी, झील, तालाब में जितने भी जल दिख रहे हैं, जो हमारे नजर से दिखाई दे देते हैं ऊपर में, वो सारे के सारे भूपृष्ठीय जल के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। और एक बात और याद रखना कि भूपृष्ठीय जल का मुख्य स्रोत वर्षा होता है। यानी कि भूपृष्ठीय जल का प्रमुख स्रोत क्या होता है, वर्षा। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आंसर करना होगा कि भूपृष्ठीय जल का प्रमुख स्रोत क्या है, तो वर्षा है। आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, ये नदी है, नदी में जो जल यहाँ पर दिख रहा होगा, इस जल का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा, तो वर्षा, और हम इसे भूपृष्ठीय जल भी कहेंगे। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। आगे हम देखेंगे भूमिगत जल। भूमिगत जल अर्थ करने का क्या है कि भूमि के अंदर जो जल पाया जाएगा हम उसे भूमिगत जल कहेंगे। भूमि की सतह के नीचे पाए जाने वाले जल को भूमिगत जल या भूजल कहते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ गई। ये 2 नंबर है जल के स्रोत में, ठीक है, भूमिगत जल। दूसरा, विश्व के कुल जल का, सुनना ध्यान से, बड़ा इंपोर्टेंट बात है, ये चीज सारे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इस संसार में जितना भी जल है उस पूरे जल का 96.5% जल केवल और केवल महासागर में है। विश्व में जितना भी जल मौजूद है उन सभी जल का 96% केवल और केवल महासागर में मौजूद है। दूसरा पॉइंट बता दें कि शेष 2.5% जल मात्र अलवणीय है। अलवणीय कहने का मतलब यह है कि जिसे हम पी सकते हैं, यानी कि पीने योग्य, जो पीने योग्य है, मात्र 2.5% 2.5% जल
अलवणीय है जिसे मानव इस्तेमाल में ला सकता है। और ये जो महासागर में जितने भी जल है सब का सब कैसा जल है, तो लवणीय है जिसका उपयोग मानव नहीं कर सकता। यानी कि यह पानी का इस्तेमाल, जितने भी समुद्र है समुद्र के जल का उपयोग मानव नहीं कर सकता क्योंकि उसमें नमक की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। तो अभी हम लोगों ने क्या जाना कि इस पृथ्वी पर जितना भी जल है पूरे जल का 96.5% जल ऐसा है जिसे मानव नहीं पी सकता तथा 2.5% जल ऐसा है जो मानव पी सकता है, यानी कि अलवणीय। हम एक बात और बता दें कि इस 2.5% में से भी 75% हम कह सकते हैं कि बर्फ के रूप में जमा है। यानी कि इस 2.5% जल का 75% हिस्सा जल बर्फ के रूप में जमा है पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल में। यानी कि मेरे कहने का अर्थ क्या है कि 2.5% जो जल मानव उपयोग में ला सकता है उस 2.5% का 75% यानी कि आधे से अधिक जल बर्फ के रूप में जमा है तथा मात्र 25% जल हमें नदी एवं भूपृष्ठ के अंदर प्राप्त होता है जिसका इस्तेमाल मानव करता है। अब आप सोच कर देखो कि मात्र 25% जल हम इस्तेमाल में जब लाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास संकट तो आएगी ही। पूरे जल का 96% लवणीय है, मात्र 2.5% जल ऐसा है जिसे मानव पी सकता है, उसमें से भी 75% जल क्या है, बर्फ है, और मात्र 25% ही जल हम लोग उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि महासागर सबसे बड़ा जल संग्रह है, महासागर जल का सबसे बड़ा केंद्र है, इसीलिए इसे जलधि भी कहा जाता है। यानी कि महासागर को जलधि भी कहा जाता है क्योंकि वहां पर सबसे अधिक जल मौजूद है। दूसरा पॉइंट हम बता दें कि विश्व का अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहा जाता है। यानी कि हम आपको एक बात बता देते हैं, कि ये जो पृथ्वी है पूरी तरह से गोल नहीं है, यहां से ये है नहीं, ठीक है, यहां से ये भी नहीं है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। अगर हम इसको बीच से काट दें तो ऊपर वाले भाग को कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और यहां पर जो पॉइंट लिखा हुआ था कि दक्षिणी गोलार्ध में अधिकांश यहां पर जल है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध से जितना भी मैक्सिमम क्षेत्र, दक्षिणी गोलार्ध का मैक्सिमम क्षेत्र में जल है, और यहाँ पर मैक्सिमम क्षेत्र में क्या है, तो यहाँ पर मिट्टी है यानी कि भूमि है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध को भूमि गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहा जाता है क्योंकि अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में जल का ही है। आइए देखेंगे कि विश्व का अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहा जाता है तथा उस उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहते हैं। अभी बता दिए हैं, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। विश्व के शुद्ध जल का 75% बर्फ है तथा हिमखंड के रूप में जमा है एवं 25% जल स्वच्छ जल के रूप में है। मेरे कहने का अर्थ क्या है कि विश्व में जितना भी जल है उसका मात्र हम लोग 2.5% उपयोग में लाते हैं, उसका 75% क्या है, बर्फ के रूप में जमा है तथा मात्र 25% जल हमें प्राप्त होता है नदी में या फिर किसी भूपृष्ठ के अंदर, ठीक है। तो यही बात यहाँ बोलना चाह है। एक बात और याद रखना कि जीवों में 65% तथा पेड़ पौधा में 65 से 99% तक जल मौजूद होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि प्राणियों के शरीर में कितना जल मौजूद होता है, तो आपको याद रखना जीवों के शरीर में 65% और पौधों के अंदर 65 से 99% तक जल मौजूद होती है। उम्मीद है सारी बातें समझ में आई होगी। किसी प्रकार का किसी को कंफ्यूजन होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। किसी प्रकार का किसी को कंफ्यूजन होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसके बाद इस लेक्चर में हम यहीं तक रखेंगे, क्या अगर इससे ज़्यादा जाते हैं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। किसी प्रकार का डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट करेंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक।
धन्यवाद।